शेखर के लिए मन लगाकर चाय बनाई थी, पर बाहर जाने की हड़बड़ी दिखाते हुए एकदम झपट कर उसने प्याला उठा लिया और एक ही घूंट में पी गया। घर से बाहर जाते वक्त लड़ा भी तो नहीं जाता। वह तो दिन भर बाहर रहेगा और मैं पछताती रहूंगी। ऐसे समय में उसे घूरने के सिवा कुछ कर ही नहीं पाती। मैं सोचती, कितना अजीब है, यह शेखर भी किसी मशीन की तरह नीरस और बेजान। उसके होंठों पर कहकहे देखने के लिए तो आदमी तरस ही जाए। उसका हर काम बटन दबाने की तरह होता है। कई बार तो मारे गुस्से के आंखें भर आती। कभी कभी तो सिसक भी पड़ती, पर कहती उससे कुछ भी नहीं। शादी को अभी 3 साल ही तो गुजरे थे। एक गुड्डी हो गई थी। सुंदर तो मैं पहले ही थी। हाँ, कुछ दुबली सी थी। माँ बनने के बाद वह कसर भी पूरी सी हो गई। आईने में जब भी अपने को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि शेखर अंदर से अवश्य मुर्दा है, वरना मुझे देखकर जरा सी भी प्रशंसा न करे, असंभव है। कॉलेज में तो मेरे लिए नारा ही था, एक अनारसो बीमार। दूसरी ओर पड़ोस में ही किशोर बाबू की लड़की थी नीरू। बस सामान्य सी कदकाठी की थी। सुंदरता के किसी भी मापदंड पर खरी नहीं उतरती थी, परंतु वह जिससे प्यार करती थी वह उसकी एक एक अदा पर ऐसी तारीफों के पुल बांधता कि वह आत्मविभोर हो जाती। दिन रात नीरू के होठों पर मुस्कान थिरकती रहती। कभी कभी उसकी बहनें ही उससे जल उठतीं। नीरू मुझसे कहती, क्या करूं, दीदी? वह मुझसे खूब प्यार भरी बातें करता है, हर समय मेरी प्रशंसा करता रहता है। मैं मुस्कराऊं कैसे नहीं। कल मैं उसके लिए गाजर का हलवा बनाकर ले गई तो उसने इतनी तारीफ की कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। वास्तव में नीरू की बात गलत न थी। अब कोई मेहनत करके आग की आंच में पसीने पसीने होकर खाना बनाए और खाने वाला ऐसे खाए जैसे कोई गुनाह कर रहा हो, तब बनाने वाले पर क्या गुजरती है, यह कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। जाने शेखर ही ऐसा क्यों है। कभी कभी सोचती हूँ, उसकी अपनी परेशानियां होंगी जिनमें वह उलझा रहता होगा। दफ्तर की ही क्या कम भागदौड़ है। बिक्री अधिकारी है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है। आज इस समस्या से उलझ रहा है तो कल किसी दूसरी परेशानी में फंसा है। परंतु फिर यह तर्क भी बेकार लगता है। सोचती हूँ, एक शेखर ही तो बिक्री अधिकारी नहीं है, हजारों होंगे। क्या सभी अपनी पत्नियों से ऐसा ही व्यवहार करते होंगे? वैसे आर्थिक रूप से शेखर बहुत सुरक्षित है। उसका वेतन हमारी गृहस्थी के लिए बहुत अधिक ही है। वह एक भरे पूरे घर का ऐसा मालिक भी नहीं है कि रोज नई नई उलझनों से पाला पड़े। परिवार में पति पत्नी के अलावा एक गुड्डी ही तो है। सब कुछ तो है शेखर के पास, बस केवल नहीं है तो उसके होठों में शब्द और एक प्रेमी अथवा पति का उदार मन। इसके साथ नीरू तो 2 पल भी न रहे। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी शेखर ने मुंह पर मेरे व्यवहार या सुंदरता की तारीफ की हो, मुझ पर कभी मुग्ध होकर स्वयं को सराहा हो। अब उस दिन की ही बात लो, नीरू ने गहरे पीले रंग की साड़ी पहन ली थी, जो कि उसके काले रंग पर बिल्कुल ही बेमेल लग रही थी। परंतु रवि जाने किस मिट्टी का बना था कि वह नीरू की प्रशंसा में शेर पर शेर सुनाता रहा। नीरू को तो जैसे खुशी के पंख लग गए थे। वह आते ही मेरी गोद में गिर पड़ी थी। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ नीरू, कोई बात हुई? बात क्या होगी, नीरू ने मेरी बाह में चिकोटी काट कर कहा। आज क्या मैं सच में पीली साड़ी में कहर बरपा रही थी? कहो तो। मैं क्या उत्तर देती? पीली साड़ी में वह कुछ खास अच्छी न लग रही थी, पर उसे खुश करने की गरज से कहा, हाँ सचमुच तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। बिल्कुल ठीक, नीरू चहक उठी। रवि भी ऐसा ही कहता था। बस वह मुझे देखते ही कवि बन जाता है। मुझे याद है, एक बार पायल पहनने का फैशन चल पड़ा था। ऐसे में मुझे भी शौक चढ़ा कि मैं भी पायल पहन लूं। मेरे पैर पायलों में बंद कर निहायत सुंदर हो उठे थे। जिसने भी उन दिनों मेरे पैर देखे, बहुत तारीफ की, पर चाहे मैं पैर पटक कर चलूं या साड़ी उठा कर चलूं, पायलों का सुंदर जोड़ा चमक चमक कर भी शेखर को अपनी ओर न खींच पाया था। एक दिन तो मैंने खींच कर कहा, कमाल है, पूरी कॉलोनी में मेरी पायलों की चर्चा हो रही है, पर तुम्हें ये अभी तक दिखाई ही नहीं दी।
शेखर ने चौंक कर कहा, यह वही पायलों का सेट है न, जो पिछले महीने खरीदा था। बिल्कुल चांदी की लग रही हैं। अब कैसे कहती कि चांदी या पायलों को नहीं? शेखर साहब, मेरे पैरों के बारे में कुछ कहिए। असल बात तो पैरों की तारीफ की है, पर कह न पाई थी। यह भी तो तभी की बात है। नीरू ने भी मेरी पसंद की पायलें खरीदी थीं। उन्हें पहनकर वह रवि के पास गई थी। बस जरा सी ही तो उनकी झंकार होती थी, मगर बड़ी दूर से ही वे रवि के कानों में बजने लगी थीं। रवि ने मुग्ध भाव से उसके पैरों की ओर देखते हुए कहा था, तुम्हारे पैर कितने सुंदर हैं, नीरू। कितनी छोटी छोटी बातों की समझ थी रवि में। सुन सुनकर अचरज होता था। अगर नीरू ने उससे शादी कर ली तो दोनों की जिंदगी कितनी प्रेमय हो जाएगी। मैं नीरू को सलाह देती, नीरू, रवि से शादी क्यों नहीं कर लेती? पर नीरू को मेरी यह सलाह नहीं भाती। मुस्करा कर कहती, रवि अभी प्रेमी ही बना रहना चाहता है, जब तक कि उसके मन की कविता खत्म न हो जाए। कविता? मैं चौंक कर रह जाती। रवि का मन कविता से भरा है, तभी उससे इतनी तारीफ हो पाती है। कितना आकुल रहता है वह नीरू के लिए। शेखर के मन में कविता ही नहीं बची है, वह तो पत्थर है, एकदम पत्थर। सामान्य दिनों को अगर मैं नजरअंदाज भी कर दूं, तो भी बीमारी आदि होने पर तो उसे मेरा ख्याल करना ही चाहिए। इधर बीमार पड़ी, उधर डॉक्टर को फोन कर दिया। फिर दवाइयां आईं और मैं दूसरे दिन से ही फिर रसोई के कामों में जुट गई। मुझे याद है, एक बार मैं फ्लू की चपेट में आ गई थी। शेखर ने बिना देर किए दवा मंगा दी थी, पर मैं जानबूझकर अपने को बीमार दिखाकर बिस्तर पर ही पड़ी रही थी। शेखर ने तुरंत मायके से मेरी छोटी बहन सुलू को बुला लिया था। मैं चाहती थी कि शेखर नीरू के रवि की तरह ही मेरी तीमारदारी करे, मेरे स्वास्थ्य के बारे में बार बार पूछे, मनाए, हंसाए, मगर ऐसा कुछ न हुआ। बीमारी आई और भाग गई। इतना ही नहीं, शेखर स्वयं बीमार पड़ता तो इस बात की मुझसे कभी अपेक्षा नहीं करता कि मैं उसकी सेवाठल में लगी रहूं। मैं जानबूझकर उसके पास बैठ भी जाऊं तो मुझे जबरन उठाकर किसी काम में लगवा देता या अपने दफ्तरी हिसाब के जोड़ तोड़ में लग जाता। ऐसी स्थिति में मैं गुस्से से उबल पड़ती। अगर कभी रवि बीमार होता तो उसकी डॉक्टर सिर्फ नीरू होती। मैं रवि को पाकर कभी निराश नहीं होऊंगी, दीदी, नीरू अक्सर कहती, उसे हमेशा मेरी चिंता सताती रहती है। मैं अगर चाहूं तो भी लापरवाह नहीं हो सकती। पहले ही वह टोक देगा। कभी कभी उसकी याददाश्त पर मैं दंग हो जाती हूँ। लगता है जैसे वह डायरी या कैलेंडर हो। याददाश्त के मामले में भी शेखर बिल्कुल कोरा है। अगर कहीं जाने का कार्यक्रम बने तो वह अधिकतर भूल ही जाता है। सोचती हूँ कि किसी दिन वह कहीं मुझे ही न भूल जाए।